जय हिंद। तो हम लोग से सिलेबस के अनुसार चलेंगे। तो सिलेबस के अनुसार हम लोग का अध्याय 4 पढ़ना है, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। तो इसका क्वेश्चन बनाने से पहले इसके बारे में जितना भी साधित प्रश्न है, अगर हम उसको अच्छा से समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। और डायरेक्ट अगर हम क्वेश्चन पा जाते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं और समझ में नहीं आ पाता है कि कैसे कैसे क्या निकालना होता है। तो इसलिए जब भी आप शुरू कीजिए कोई भी चैप्टर, तो उसका जो पीछे जो समझाने का प्रयास किया है आप उसको बहुत अच्छी तरह से समझिए। और एक बार में नहीं आ रहा है तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। जब तक वो पूरा क्लियर ना हो जाए तब तक आप उसका प्रश्नावली नहीं बनाइए, क्योंकि जब तक वो समझ में नहीं आएगा तब उसका प्रश्नावली जब हल करेंगे तो और समझ में नहीं आता है और उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती है, जिससे मन जो है उबने लगता है और इसके बाद पढ़ने का मन नहीं करता है। इसलिए जो भी चैप्टर शुरू हो पहले उस चैप्टर को अच्छा से पढ़िए, अच्छा से देखिए कौन किसके बारे में क्या कह रहा है इसमें, और तब उसके बाद सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, आसानी से सॉल्व होगा। तो अध्याय 4 हम शुरू करने वाले हैं। क्लास 6 का मैथ है, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। तो इसमें भूमिका दिया हुआ है कि ज्यामिति का एक लंबा और शानदार बहुमूल्य इतिहास है। ठीक है। तो शब्द ज्यामिति यानी जियोमेट्री यूनानी शब्द यानी जियोमेट्रोन का अंग्रेजी तुल्य है। जिया का अर्थ है भूमि और मीट्रोन का अर्थ है मापना। ठीक है। तो इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन समय में ज्यामितीय अवधारणाएं संभवतः कला वस्तु कला या शिल्प कला यानी आर्किटेक्चर और भूमि मापन की आवश्यकताओं के कारण विकसित हुई है। इसमें वे अवसर भी सम्मिलित हैं जब खेतिहर की भूमि की परिसीमाओं यानी बाउंड्रीज को बिना किसी शिकायत की संभावना रखते हुए अंकित किया जाता था। वैभवपूर्ण भवनों, राजभवनों, मंदिरों, झीलों, बांधों और नगरों के निर्माणों, कला और वास्तुकला या शिल्प ने इस अवधारणा को और उजागर किया। आजकल भी कला, मापन, वास्तुकला, इंजीनियरिंग, कपड़ों के डिजाइन इत्यादि के सभी रूपों में ज्यामितीय अवधारणाओं का प्रभाव देखा जा सकता है। आप विभिन्न प्रकार की वस्तुओं जैसे बक्स यानी पेटी, मेज, पुस्तक, अपने विद्यालय में लंच ले जाने के लिए खाने के डिब्बे, गेंद जिससे आप खेलते हैं आदि को देखते हैं और उनका प्रयोग भी करते हैं। इन सभी वस्तुओं के भिन्न भिन्न आकार यानी शेप्स होते हैं। जो रूलर आप प्रयोग करते हैं और पेंसिल जिससे आप लिखते हैं वे सीधी स्ट्रेंथ हैं। एक चूड़ी, 1 रुपये का सिक्का या एक गेंद के चित्र गोल यानी राउंड प्रतीत होता है। यहाँ आप कुछ रोचक तथ्य के बारे में पढ़ेंगे जो आपके चारों ओर उपस्थित आकारों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में आपकी सहायता करेंगे। जैसे बिंदु, यहाँ कागज पर एक पेंसिल के नुकीले सिरे से एक चिन्हित यानी कि डॉट अंकित कीजिए। सिरे को कितना नुकीला होगा, सिरा जितना नुकीला होगा चिन्ह उतना ही सूक्ष्म यानी कि छोटा होगा। लगभग एक बिना दिखाई देने वाला सूक्ष्म चिन्ह आपको एक बिंदु की अवधारणा का आभास कराएगा। जिसे बिंदु यानी कि पॉइंट एक स्थिति या अवस्थित यानी कि लोकेशन निर्धारित करता है। तो बिंदु के लिए कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे प्रकार का सिरा, दोनों ये सिरा हो गया, प्रकाश का सिरा, पेंसिल का नुकीला सिरा, ये जो नुकीला सिरा है, और एक सुई का नुकीला सिरा। ये जो सिरा है ना, ये जहाँ पर अगर ये पड़ेगा वहाँ पर जो बिंदु बनेगा, जो उसका मतलब जो इससे जो चिन्ह बनेगा उसको हम बिंदु कहेंगे। तो यदि आप किसी कागज़ पर मान लीजिए 3 बिंदु अंकित करें तो आपको इनमें भेद बताने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए इन्हें अंग्रेजी के बड़े अक्षर ABC इत्यादि से व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लो एक यहाँ पर बिंदु दिया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो इसको कोई भी नाम क ख ग या ABC हम उसे नाम दे सकते हैं। और इन बिंदुओं को बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C पढ़ा जाता है। ठीक है, नाम देना पड़ता है उसका। तो बिंदु निसंदेह बहुत छोटे होने चाहिए, तब वो बिंदु कहलाएंगे, बहुत छोटे होने चाहिए। तो प्रयास कीजिए कि अपने पेंसिल के नुकीले सिरे से एक कागज़ पर 4 बिंदु अंकित कीजिए तथा इनके नाम A, C, P और H दीजिए। इन बिंदुओं को विभिन्न प्रकार से नाम दीजिए। नाम देने का एक प्रकार संलग्न आकृति के अनुसार हो सकता है, जैसे ऐसे संलग्न करके 4 दे सकते हो, या चारों को एक लाइन में लिख सकते हो, या मतलब जैसे आप चाहें उससे संलग्न कर सकते हैं, अर्थात उसे सजा के आप लिख सकते हैं और कोई नाम उसको दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है ACPH। दूसरा जो दिया है प्रयास करने का, तो आसमान में एक तारा हमें एक बिंदु की अवधारणा का आभास कराता है।
अपने दैनिक जीवन से इसे किस प्रकार की 5 स्थितियाँ चुनकर अपने दैनिक जीवन से इसी प्रकार की 5 स्थितियाँ चुनकर दीजिए। जिस तरह आसमान में हमें दिखाई देता है ना, जो तारे होते हैं तो एकदम जो है इसी तरह बिंदु की तरह दिखाई देते हैं। उसी तरह जो हम रोज़ के जीवनमर्रा में जो यूज़ कर रहे हैं उसको आपका 5 को उदाहरण चूज करके आपको लिखना है, प्रयास करना है। अब यहाँ पर दिया है रेखाखंड। तो एक कागज़ को मोड़िए और फिर उसे खोल दीजिए। क्या आपको कोई मोड़ का निशान दिखाई देता है? इससे एक रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट की अवधारणा का आभास होता है। इसके 2 अंत बिंदु यानी एंड पॉइंट्स ए और बी। एक पतला धागा या डोरी लीजिए जिसके दोनों सिरों को कसकर पकड़िए ताकि धागे में कोई ढील न रहे। यह एक रेखाखंड निरूपित करता है। ठीक है, हाथों से पकड़े हुए सिरे इस रेखाखंड के अंत बिंदु हैं। जैसे यहाँ से और यहाँ से जो पकड़े हुए हैं तो लास्ट जो है ये क्या है, इसका एंड मतलब बिंदु है। अर्थात इसको परिभाषित कर सकते हैं कि रेखाखंड किसे कहते हैं, तो जिसका शुरू भी हो और अंत भी हो तो क्या होंगे, रेखाखंड हो गए। जैसे ए से बी लिया गया है तो यहाँ पर शुरू हुआ है तो यहाँ पर अंत हुआ है। अगर इसको शुरू मानेंगे तो ये अंत होगा, मतलब एक शुरू एक अंत जरूर होगा। तो उससे क्या होगा, ये रेखाखंड के परिभाषित होगा और ये सीधे होती है। तो रेखाखंड के कुछ उदाहरण यहाँ में लिख दिया गया है। जैसे यहाँ पर देख लो, ये ब्रेड का दिया हुआ है, यहाँ पर पर्दे का दिया हुआ है, या पोस्ट कार्ड दिया हुआ है। तो किन एरिया पे दिया हुआ ना, एक बक्सा का किनारा और एक ट्यूबलाइट। ये ट्यूबलाइट का किनारा जैसे है स्ट्रेट लाइन में होता है, मतलब कि रेखाखंड का उदाहरण है। और एक पोस्ट कार्ड का किनारा जैसे यहाँ पर दिया गया है। तो अपने आसपास से रेखाखंडों को कुछ उदाहरण देने का प्रयत्न कीजिए इसी टाइप से। अब दूसरा देखते हैं कि एक कागज़ पर 2 बिंदु ए और बी अंकित कीजिए। इन दोनों बिंदुओं को सभी संभव रास्ते से जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। इसे आकृति 4 में दिखाया गया है। जैसे ए और बी ये क्या है, एक रास्ता है जो सीधा है, एक रेखाखंड है। तो इसको पहुंचने का जो राह है भिन्न भिन्न तरीके से बनाया गया है। एक ऐसे बना दिया गया है, फिर एक को थोड़ा कर्व लाइन करके यहाँ तक पहुँचा दिया गया है, और एक को पूरा कर्व लाइन करके पहुँचा दिया गया है। आप इस चित्र को देखकर क्या क्या सोच सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो ए से बी तक का सबसे छोटा रास्ता क्या है, तो देखो ए से बी तक जाने के लिए जो सबसे सीधा रेखाखंड है, इससे हम जल्दी पहुँचेंगे आसानी से। ए और बी को जोड़ने वाला यह सबसे छोटा रास्ता ए और बी सम्मिलित है। तो जो संलग्न आकृति 4.1 में दर्शाया गया है, एक रेखाखंड इसे एक ए बी या बी ए से व्यक्त किया जाता है। बिंदु ए और बी रेखाखंड के अंत बिंदु है। ठीक है, ये दोनों अंत बिंदु है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे कम दूरी जो है इसका है, ए बी का है। ये जो दूरी गई हुई है ये बहुत घुमावदार है, तो बहुत टाइम लगेगा ए से बी तक जाने में। अब यहाँ पर प्रयास क्या करना है कि संलग्न आकृति में दिए रेखाखंडों के नाम दीजिए और आकृति 4.2 क्या ए प्रत्येक खंड का एक अंत बिंदु है। यहाँ पर जो आकृति दिया गया है, यहाँ पर आकृति में रेखाखंड का नाम लिखना है। तो रेखाखंड ए बी एक रेखाखंड हो गया, एक ए सी रेखाखंड हो गया। तो इस तरह इसको आकृति का नाम दे देना है और इसका अंत बिंदु के बारे में देखना है कि क्या ए जो है एक अंत बिंदु है, प्रत्येक रेखाखंड के एक अंत बिंदु है। तो है, देखो ए से बी इसका अंत बिंदु यही है, और सी से जो ए है तो इसका भी रेखाखंड का, इस रेखा का भी अंत बिंदु ए है, और इस रेखाखंड का भी अंत बिंदु क्या है, ए ही है। और रेखाखंड का नाम दे सकते हैं, ए भी एक रेखाखंड है और ए सी एक रेखाखंड है, यानी 2 रेखाखंड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अब देखेंगे एक रेखा। अब रेखा के बारे में देखेंगे तो रेखा ऐसी एक रेखा होती है जिसका ना शुरू होता है और ना अंत होता है। तो कल्पना कीजिए कि ए से बी तक के रेखाखंड अर्थात ए बी को ए से आगे एक दिशा में और बी से आगे दूसरी दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत किया गया है। आकृति को देखिए, आपको रेखा यानी कि लाइन का उदाहरण प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ए और यहाँ पर बी दिया हुआ है, और दोनों तरफ एरो बनाया हुआ है। यहाँ पर एल दिया है, एल मतलब लाइन मतलब होता है रेखा। तो ये जो दोनों दिया है तो इसका अंत बिंदु हो गया, तो ये रेखाखंड हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूरा दोनों एरो को मिलाकर देखें तो ये एक रेखा होगी। तो क्या आप सोचते हैं कि आप कागज़ पर पूरी रेखा
पूरी रेखा खींच सकते हैं? नहीं, क्योंकि पूरी रेखा खींच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि रेखा को ना शुरू होता है ना अंत होता है। कितना भी एरो देने का मतलब कितना भी आगे ये बढ़ सकता है, इसको हम एक पेज पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका अनंत तक होता है, लेकिन रेखाखंड को हम कर सकते हैं। ठीक है, तो दो बिंदुओं ए और बी से होकर जाने वाली रेखाखंड को ए बी से निरूपित करते हैं। यह दोनों दिशाओं में निश्चित रूप से विस्तृत होती हैं। इस पर असंख्य बिंदु स्थित होते हैं। इसके बारे में सोचिए। तो रेखा जो होते हैं या रेखाखंड जो होते हैं, ये अनंत बिंदुओं से बनकर मिलकर बने होते हैं। अर्थात पूरा बिंदु बिंदु का समूह होता है ना, जो पूरा एकदम जो चिपका रहता है। जैसे सूक्ष्मदर्शी से देखोगे जूम करके तो उसमें दिखाई देगा कि डॉट डॉट से मिलकर कोई भी रेखा बनता है, जो सीधी रेखा में बिंदुएं होती हैं। तो वही कह रहे हैं कि रेखा को निश्चित करने के लिए दो बिंदु प्राप्त हैं। अब रेखा को निश्चित करने के लिए क्या करेंगे? दो बिंदु दे देंगे कि ये और ये जितना चाहिए उतना हम ले लेते हैं, वही रेखाखंड हो जाता है। तो हम कहते हैं कि दो बिंदु एक रेखा निर्धारित यानी डिटरमाइन करते हैं। संलग्न आकृति 4.3 जो 4.3 है, तो रेखा पी क्यू है कि कभी कभी एक रेखा को एल जैसे अक्षर से भी व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाएं देखते हैं। प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे पर जो चढ़ कर जाती है, एक दूसरे को काटते हुए आगे की तरफ बढ़ती है, वो प्रतिच्छेदी रेखा होती है। यहाँ पर दिया है संलग्न आकृति 4.4। तो को देखिए, इसमें दो रेखाएं L1 और L2, ये L1 है और ये L2 है, ये दर्शाई गई हैं। ये दोनों रेखाएं बिंदु P पर P से होकर जाती हैं। तो हम कहते हैं कि रेखाएं L1 और L2 P बिंदु पर प्रतिच्छेदित यानी इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, यानी एक दूसरे को काटती है। यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वे प्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाती हैं। ये दो रेखाओं में देख रहे हो, एक प्रतिच्छेद यानी कि एक बिंदु यहाँ पर निश्चित उभयनिष्ठ बिंदु है, अर्थात ये बिंदु इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में शामिल हो। तो यहाँ पर P क्या है? ये जो है उभयनिष्ठ बिंदु है। तो इस टाइप के रेखा को हम क्या बोलेंगे? तो प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के कुछ उदाहरण निम्न हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, ये रेखा और ये रेखा जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये उसका उदाहरण हो गया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 और 2 यानी L1 और L2 रेखा है, फिर एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए एक दूसरे को क्या प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी। इस तरह ये चौरास्ता होता है, तो उस तरह का दिया है। देखिए, आपकी अभ्यास पुस्तिका के दो संलग्न किनारे जो प्रतिच्छेदी का उदाहरण है। अंग्रेजी वर्णमाला का X अक्षर, यह भी प्रतिच्छेदी रेखा का उदाहरण है। परस्परी काटती हुई सड़कें जो चौरास्ता के रूप में जानते हैं, ये भी क्या है? ये प्रतिच्छेदी रेखा होने का एक आपका जो है उदाहरण है। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्म के कुछ और उदाहरण ज्ञात करने का प्रयत्न करते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के कुछ और युग्म और उसका कुछ उदाहरण है, उसे ज्ञात करते हैं। तो इन्हें कीजिए। एक कागज़ लीजिए, इसे दो बार मोड़िए, और मोड़ने का निशान मतलब कि कैसे होता है? एक बार ऐसे मोड़िए और एक बार जो है इसको ऐसे मोड़िए। देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे क्रॉस का चिन्ह बन जाएगा। वही कर रहे हैं ताकि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, अब देखो ऐसे मोड़े एक बार ऐसे मोड़े, यहाँ पर दो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हो जाएंगी। अब उस पर चर्चा करना है कि क्या दो रेखाएं एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर सकती हैं? क्या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर सकती है? तो कर सकती है। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो दो रेखाएं जो होगा तो एक से अधिक बिंदुओं पर क्या होगा? वो प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। ठीक है, वो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी, क्योंकि एक इधर जाएगी और इधर से जाएगी, तो कहीं एक ही बिंदु पर एक दूसरे को ऐसे होंगी, क्रॉस लगाएगी। ये कह रहा है कि दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर सकती है? तो कर सकती है। मान लो एक ऐसे गई, एक इधर से, एक इधर से, और एक बीच से चली जाएगी, एक ऐसे चली जाएगी, लेकिन उसका जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो तो एक ही होगा, एक ही से गुजरेगी, इसलिए दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये पहला वाला में हो सकता है कि दो रेखाएं से अधिक बिंदु मतलब दो रेखाएं जो है अधिक बिंदु प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, एक ही बिंदु वो प्रतिच्छेद करती है, एक से अधिक बिंदु प्रतिच्छेद नहीं करती है। जबकि दो से अधिक रेखाएं जो होती है एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर सकती है। अब देखो समानांतर रेखाएं का मतलब ये होता है कि वो अगर दोनों को अपनी अपनी दिशा में बढ़ाया जाए तो कहीं नहीं जाकर मिलेगी। जैसे रेलवे ट्रैक होता है, देखते हो ना, कहीं भी अगर उसको मिलाया जाए तो कहीं नहीं मिलेगी, तो क्या होगी? वो समानांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन बोलते हैं उसको। तो आइए आकृति 4.6 में दर्शाए गए मेज को देखें। यहाँ पर 4.6 दिया गया है कुछ आकृति। इसको हम देखते हैं कि इसका ऊपरी सिरा यानी ABCD, ठीक है, यानी आयत के आकार के जो है जो प्लेट है,
फ्लैट है क्या? आप कुछ रेखाखंड और बिंदु देख पा रहे हैं क्या? यह प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। तो ये प्रतिच्छेदित रेखाएं, अब यहाँ पर देखो, हाँ, ए और बी। ए बी क्या है? ये ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, ये क्या है? बी पर प्रतिच्छेद कर रही है, ए बी और बी सी। तो ए रेखाखंड इधर हो गया, फिर यहाँ से बी से यहाँ हो गया, तो ये यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अगर ये इधर बढ़ाया जाए तो ए वाला लाइन इधर आ जाएगा और सी वाले को बढ़ाए तो इधर चला जाएगा। तो यानी कि ए बी और बी सी ये दोनों कहाँ पर? तो बी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा है कि कौन सी रेखा ए पर प्रतिच्छेदित करती हैं, कौन सी रेखा सी पर प्रतिच्छेदित करती है और कौन सी रेखा डी पर प्रतिच्छेदित करती है। तो इस तरह हम देख लेंगे, जैसे कि ए जो है बी पर प्रतिच्छेदित करती है, सी जो है वो बी पर प्रतिच्छेदित करती है। इसी तरह अब इसको हम ले सकते हैं कि बी जो है ए पर प्रतिच्छेदित करती है, डी जो है ए पर प्रतिच्छेदित करती है। अब डी को लेना है तो ए जो है डी पर प्रतिच्छेदित कर रही है, सी जो है वो डी पर प्रतिच्छेदित कर रही है। इसीलिए एक दूसरे को हम चारों बिंदु को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है क्या रेखाएं ए डी और सी डी परस्पर प्रतिच्छेदित करती है। तो देखो ए डी और सी डी, ए डी और सी डी परस्पर प्रतिच्छेदित करती है। तो हाँ, क्या रेखाएं ए डी और बी सी परस्पर प्रतिच्छेदित करती है? तो देखो ए डी और बी सी, ये नहीं कर रही हैं। अब ए डी देखो, ए डी का लाइन इधर चला गया और बी सी का लाइन इधर चले गया, तो ये दोनों क्या समानांतर हैं, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर ही नहीं सकती, लेकिन दोनों का दिशा सेम है। आपने देखा कि मेज के ऊपरी पृष्ठ पर कुछ रेखाएं हैं जो परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। उन्हें कितने भी बढ़ाया जाए, जैसे ए डी और बी सी, ए डी को आप कितना ही बढ़ाइए, इधर या इधर, और बी सी को इधर बढ़ाइए या इधर बढ़ाइए, ये कहीं जाकर ऐसे नहीं मिलेगी। वही कह रहा है कि इसी रेखाएं का एक युग्म बनाती हैं। मेज के ऊपरी सिरे पर क्या आप रेखाओं को कोई ऐसा ही अन्य युग्म जो कहीं नहीं मिलती है बता सकते हैं? देखो बता सकते हैं, यानी डी ई और ए एच, इसको भी अगर हम बढ़ाएं तो ये भी कहीं नहीं मिलेगी, या ऊपर बढ़ाएं या नीचे बढ़ाएं। इसी तरह यहाँ भी है, ये देखो बी जी या जी बी, या इसके बाद सी एफ, यानी कि सी एफ और बी जी, इन दोनों रेखा को अगर बढ़ाया जाए अपने अपने दिशा में तो ये कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित यानी एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो वही कह रहा है। तो ऐसी रेखाएं जैसी मेज में ऊपरी सिरे पर है जो प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, वो समानांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन्स कहलाती है। तो सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए कि आप समानांतर रेखाओं को और कहाँ देखते हैं। इनके 10 उदाहरण ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। तो आप समानांतर रेखाएं जैसे और कहाँ देखते हैं, जैसे रेलवे ट्रैक देखते हैं, और ये चौकी हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, वाइट बोर्ड हो गया। तो इस तरह का आप 10 उदाहरण आपको सोचकर चर्चा करके लिखना है। इसके बाद यदि दो रेखाएं ए बी और सी डी समानांतर हो तो इन्हें सांकेतिक रूप में ए बी समानांतर का चिन्ह सी डी, यानी ऐसे लिखा जाता है कि मान लो ए बी एक रेखा है और एक सी डी रेखा है, तो दोनों को अगर सांकेतिक रूप में दिखाना हो तो ऐसे दिखाएंगे, ए बी समानांतर सी डी, अर्थात एक दूसरे को समानांतर है, कहीं भी ये नहीं कटेगी। इस तरह दिखाते हैं। अब यदि दो रेखाएं L1 और L2 समानांतर हैं तो हम L1 समानांतर L2 लिखते हैं इस तरह का, ठीक है, बीच में से 2 पाई देकर लिखते हैं। तो क्या आप नीचे दी गई आकृति को समानांतर रेखाएं बता सकते हैं? इसका समानांतर रेखा बता सकते हैं। तो देखो, इसको अगर इस लाइन को और इस लाइन को लेते एक दूसरे को समानांतर होगी, और इस लाइन को और इस लाइन को लेते ये दोनों समानांतर होगी। तो रूलर स्केल के सम्मुख किनारे, सम्मुख मतलब इसके सम्मुख ये है, इसके सम्मुख ये है, एक दूसरे के ये पैरेलल होगी। उसी तरह रेल की पटरियाँ, तो रेल की पटरियाँ एक लाइन ये एक दूसरे को ये सम्मुख है, इसलिए तो दूसरे के क्या होंगे, ये पैरेलल होंगे, नहीं समानांतर होगी। अब यहाँ पर खिड़की की सलाख है, तो देखो ये लाइन इसके सम्मुख है, ये और ये लाइन के सम्मुख ये है, तो एक दूसरे को बढ़ाया जाए दोनों दिशाएं में तो एक दूसरे के पैरेलल होगी, कहीं नहीं मिलेगी, तो पैरेलल यानी समानांतर होगी। और इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो ये भी एक दूसरे के समानांतर होंगी। ये सारे लाइन जो है एक दूसरे के क्या है, समानांतर है, पैरेलल है, जो कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देते हैं 4.7। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है, हम इसको दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप लोग इतना समझ चुके हैं, हम दूसरे वीडियो में और इसको कवर करने की प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।